आज का अपना विषय है राज्य और राज्य की विविध अवधारणाएं। प्रिय विद्यार्थियों, राजनीति विज्ञान के विद्यार्थी के लिए राज्य को जानना ठीक उसी प्रकार आवश्यक है जिस प्रकार एक विज्ञान की विद्यार्थी के लिए गुरुत्वाकर्षण शक्ति को जानना या गति के नियम को जानना, क्योंकि राज्य ही वे विषय वस्तु है जो राजनीति विज्ञान की आदि और अंत है। इसलिए आज अपन पढ़ते हैं राज्य क्या है और राज्य की जो विचारधाराओं के अनुसार किस प्रकार की अवधारणाएं विकसित हुई है। राज्य राजनीति विज्ञान के अध्ययन का एक केंद्रीय विषय है। जैसा कि प्रोफेसर गार्नर ने कहा है कि राजनीति विज्ञान के अध्ययन का आरंभ और अंत जो होता है वो राज्य के साथ ही होता है। भिन्न भिन्न विद्वानों और विचारधाराओं ने राज्य को विभिन्न दृष्टिकोण से देखा है। यूनानी चिंतकों ने इसे प्राकृतिक समुदाय, सद्गुणी और अच्छा जीवन, गुड लाइफ प्राप्ति का एक माध्यम माना, तो संविदावादी विचारक हॉब्स लॉ रूसो ने इसे एक तंत्र यानी सिस्टम स्वीकार किया और समझौते का परिणाम माना, जबकि कार्ल मार्क्स इसे एक शोषण का तंत्र या इकाई के रूप में मानते हैं। यानी राज्य के बारे में काल विशेष के साथ, समय विशेष के साथ अवधारणाएं बदलती रही है। यूनानी विचारकों ने इसके लिए नगर राज्य, सिटी स्टेट शब्द का प्रयोग किया। यूनानी भाषा में इसके लिए पोलिस शब्द है। सीले का मानना है कि राजनीति विज्ञान उनके लिए नगरपालिका विज्ञान के समान था। रोमन साम्राज्य के लिए स्वीटास और रिपब्लिका नामक शब्दों का प्रयोग किया गया। वहीं ईसाई धर्म के प्रचार के उपरांत इसके लिए रिपब्लिका क्रिश्चियनिया शब्द का प्रयोग किया गया। आधुनिक संदर्भ में राज्य शब्द का प्रयोग सबसे पहले इटली के विचारक मैकियावेली के द्वारा अपनी पुस्तक द प्रिंसेस 1513 में किया गया। मैकियावेली ने इटाली भाषा में स्टेटो नामक शब्द का प्रयोग किया, जिसका अंग्रेजी अनुवाद द स्टेट्स होता है। राज्य के लिए जीन बौधा ने रिपब्लिक और हॉब्स ने कॉमनवेल्थ शब्द का प्रयोग किया, जबकि लॉक और रूसो ने इसे समुदाय के समरूप माना है। राज्य के पारंपरिक दृष्टिकोणों के अंतर्गत इसे सामान्यतः सुव्यवस्थित जीवन उपलब्ध कराने वाली एक इकाई के रूप में स्वीकार किया जाता है। राज्य क्या है, इसके संबंध में विद्वानों ने अलग अलग परिभाषाएं की है। राजनीति विज्ञान के पितामह अरस्तु कहते हैं कि राज्य परिवारों और ग्रामों का वह समूह है जो आत्मनिर्भर और समर्थ जीवन जीने के लिए संगठित किया गया हो। वहीं अरस्तु आगे लिखते हैं कि राज्य बहुसंख्यक समाजों का एक ऐसा संगठन है जो सामान्य अधिकारों और पारस्परिक लाभ प्राप्ति के लिए निर्मित किया जाता है। वहीं जीन बौधा लिखते हैं कि राज्य परिवारों और उसकी सामान्य संपत्तियों का एक ऐसा समूह है जो सर्वोच्च शक्ति और विवेक द्वारा शासित होता है। वहीं लास्की राज्य की परिभाषा करते हुए लिखते हैं कि राज्य एक भूभाग्य समाज है जो सरकार और प्रजा में विभाजित है और जो अपने निर्धारित भूभाग के अंतर्गत सभी संस्थाओं में सर्वोच्च है। वहीं मैक्स वेबर लिखते हैं कि राज्य वह इकाई है जिसके पास दंडकारी शक्ति का एकाधिकार होता है। इस प्रकार विद्वानों ने राज्य को एक समूह के रूप में, एक संस्था के रूप में, एक दंडकारी एकाधिकार के रूप में परिभाषित किया है। 20वीं शताब्दी में राजनीति विज्ञान और तदनुकूल राज्य की अवधारणा में एक क्रांतिकारी परिवर्तन आया, जिसका कारण था व्यवहारवादी क्रांति। इसे व्यवहारवाद कह सकते हैं, व्यवहारवादी क्रांति कहा जा सकता है। लॉसवेल, चार्ल्स मेरियम, डेविड ईस्टन, डेविड एप्टर, हैरी एक्सटीन, आमंड आदि इसी दृष्टिकोण से जुड़े हुए विद्वान हैं। ये सभी अमेरिकी राजनीति वैज्ञानिक हैं। व्यवहारवादियों ने राज्य के स्थान पर राजनीतिक व्यवस्था, पॉलिटिकल सिस्टम का प्रयोग किया है। आमंड के अनुसार
राजनीतिक व्यवस्था स्वतंत्र समुदायों में प्राप्त अंतर्क्रियाओं की व्यवस्था है जो वैध भौतिक बाध्यता के प्रयोग और प्रयोग की धमकी के माध्यम से एकीकरण और अनुकूलीकरण का कार्य संपादित करती है। व्यवहारवादियों का यह भी मत है कि राजनीतिक व्यवस्था के परिचालन में संवैधानिक और संस्थागत इकाइयों का इतना महत्व नहीं होता जितना कि राजनीतिक गतिविधियों, राजनीतिक प्रक्रियाओं और राजनीतिक दलों, दबाव समूह जैसी गैर संवैधानिक इकाइयों का। मनुष्य के राजनीतिक व्यवहार के अध्ययन के सर्वाधिक महत्व देते हुए उन्होंने अंतर अनुशासनात्मक अध्ययन पर सर्वाधिक बल दिया। आधुनिक काल में राज्य के 4 तत्व माने जाते हैं: जनसंख्या, क्षेत्र, सरकार और संप्रभुता। इसमें प्रथम 2 तत्वों को राज्य का भौतिक तत्व माना जाता है। किसी राज्य की जनसंख्या कितनी होनी चाहिए, इसका कोई निश्चित मापदंड नहीं है। सामान्य धारणा यह है कि राज्य की जनसंख्या इतनी ही होनी चाहिए जिनके भरण पोषण में राज्य समर्थ हो। प्लेटो ने आदर्श राज्य की जनसंख्या अपनी कृति दे लॉज में 5040, तो रूसो ने 10,000 निर्धारित की है। अरस्तु मध्यम मार्ग अपनाते हुए कहता है कि जनसंख्या न तो बहुत अधिक और न ही बहुत कम होनी चाहिए। संख्यात्मक पक्ष के साथ साथ जनसंख्या का गुणात्मक पक्ष भी अति महत्वपूर्ण है। अरस्तु ने लिखा है कि अच्छे नागरिक अच्छे राज्य का और बुरे नागरिक बुरे राज्य का निर्माण करते हैं। राज्य के पास निश्चित भूभाग या क्षेत्र का होना अनिवार्य है। बंसली, डुगवी और विलोबी जैसे विद्वान इसे राज्य का अनिवार्य तत्व नहीं मानते, परंतु इस दृष्टिकोण को मान्यता नहीं प्राप्त है कि राज्य के भूभाग का आशय मात्र स्थल से नहीं वरन उसके क्षेत्रीय समुद्र सामान्यतः तटीय समुद्रों से भी है, अंतरिक्ष से भी है। राज्य के भूभाग का आकार क्या हो यह निश्चित कर सकना भी कठिन है। एक और रूस और चीन जैसे विशाल आकार के राष्ट्र हैं, तो दूसरी ओर फिजी और मॉरिशस और वेटिकन जैसे अति लघु आकार वाले राष्ट्र भी है। सामान्य बात यह है कि राज्य की भूमि का आकार उतना ही होना चाहिए जिसमें उसकी समुचित सुरक्षा हो सके और साथ ही उसमें उपलब्ध संसाधनों में राज्य के निवासियों का समुचित भरण पोषण किया जा सके। राज्य का तीसरा जो महत्वपूर्ण तत्व है वो सरकार है। सरकार राज्य को गति देती है, चलायमान शक्ति है, वे राज्य का संगठनात्मक तत्व है। जैसा कि प्रोफेसर गार्नर लिखते हैं कि सरकार वह इकाई है जिसके द्वारा सामान्य नीतियों का निर्धारण, सामान्य गतिविधियों का नियमन और सामान्य हितों की संवर्धन किया जाता है। राज्य सत्ता का व्यवहारिक क्रियान्वयन इसी के द्वारा किया जाता है, अतएव इसके अभाव में राज्य का अस्तित्व असंभव है। राज्य का चौथा महत्वपूर्ण तत्व संप्रभुता है, जिसे सर्वोच्च शक्ति के नाम से भी जाना जा सकता है। ये राज्य के लिए अनिवार्य तत्व है। इस तत्व का निरूपण आधुनिक काल में फ्रांसीसी विचारक जीन बौडा ने किया तथा 16वीं शताब्दी में उसने कहा कि यही वह तत्व है जो राज्य को डाकुओं के गिरोह से पृथक करता है। यह राज्य की सर्वोच्च शक्ति है जो उसे मनुष्य को अन्य सभी संघों से भिन्न महत्व देती है। इसके आंतरिक एवं बाहरी 2 पक्ष होते हैं। आंतरिक धरातल पर उसका अभिप्राय यह है कि राज्य की सीमा में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति या संघ का या समुदाय अपनी आज्ञा पालन के लिए बाध्य है, जबकि बाहरी रूप में इसका आशय यह है कि राज्य सभी प्रकार के बाहरी नियंत्रण से मुक्त है। इस प्रकार ये जो राज्य के 4 अनिवार्य तत्व हुए, जनसंख्या, भूभाग, सरकार और संप्रभुता। राज्य के स्वरूप और प्रकृति के बारे में विद्वानों में भी गहरा मतभेद है, मत विभिन्नताएं हैं। प्लेटो इसे मानव विवेक का प्रकटीकरण कहता है, तो अरस्तु सद्गुणी जीवन प्राप्ति का माध्यम एवं समुदायों का समुदाय। हॉब्स रूसो जैसे संविदावादी एक कृत्रिम या मानव निर्मित संस्था मानते हैं, तो हिगल जैसे आदर्शवादी पृथ्वी पर ईश्वर का अवतार राज्य को कहते हैं। बर्ग जैसे अनुदारवादी ऐतिहासिक विकास का परिणाम, तो मैकाइवर जैसे समाजशास्त्री एक सामाजिक यथार्थता मानते हैं। तो कार्ल मार्क्स ने इसे मानव निर्मित इकाई मानते हुए शक्तिशाली वर्ग के हाथों में कमजोर वर्ग के शोषण का तंत्र माना। वहीं व्यक्तिवादी इसे आवश्यक बुराई, तो अराजकतावादी भी अनावश्यक बुराई के रूप में स्वीकार करते हैं। इस प्रकार राज्य के बारे में विभिन्न प्रकार के दृष्टिकोण हैं।
संक्षिप्त में राज्य के स्वरूप के बारे में मुख्य रूप से 4 अवधारणाएं प्रचलित है। पहली अवधारणा है सावयव अवधारणा, ऑर्गेनिक व्यू। ये सबसे प्राचीन है और वह राज्य की तुलना सावयव या शरीर से करता है। प्लेटो का कथन है कि राज्य आत्मा का वृहत्तर रूप है, बड़ा रूप है। अरस्तु, सिसरो, मार्सिलियो, हॉब्स और रूसो जैसे विचारकों ने इस अवधारणा का समर्थन किया है। इस अवधारणा का मुख्य समर्थक 19वीं शताब्दी का व्यक्तिवादी विचारक हर्बर्ट स्पेंसर है, जिसने अपनी पुस्तक प्रिंसिपल ऑफ सोशियोलॉजी में राज्य को एक जीवित सावयव माना है। स्पेंसर लिखते हैं कि जीवित सावयव में कोशिकाएं सेल्स होती है, वैसे ही राज्य में व्यक्ति होते हैं। सावयव के विभिन्न अंगों की भांति राज्य के सदस्य भी परस्पर संबंधित होते हैं। और नेक्स्ट बात उन्होंने कही कि सावयव की भांति ही समाज और राज्य की बनावट भी सरल से जटिल की ओर होती है। इस अवधारणा राज्य को एक प्राकृतिक संस्था मानती है। राज्य से अलग होकर व्यक्ति का विकास संभव नहीं है। यह सावयव विचारधारा, जिसको राज्य का जैविक सिद्धांत भी कहा जाता है और राज्य का अवयव सिद्धांत भी कहा जाता है, राज्य का शरीर सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट जो राज्य के स्वरूप के बारे में प्रचलित अवधारणा है, जिसको अपन यांत्रिक अवधारणा कह सकते हैं, जो राज्य को एक यंत्र या मानव निर्मित इकाई मानती है, इसका सर्वप्रथम संकेत हमें एपिक्यूरियम के विचार में मिलते हैं। इसका विस्तृत विकास 17वीं शताब्दी में हुआ। हॉब्स और लॉक जैसे संविदावादियों और बेंथम तथा J.S. मिल जैसे उपयोगितावादियों ने इसका समर्थन किया। इनके मतानुसार राज्य एक साधन है जिसका उद्देश्य समाज में शांति और व्यवस्था की स्थापना करना है। इसी अवधारणा ने आगे चलकर व्यक्तिवाद को जन्म दिया है। फिर तीसरी अवधारणा या स्वरूप जो है वो राज्य के संबंध में प्रचलित है, जिसको अपन वैधानिक या कानूनी स्वरूप कह सकते हैं। राज्य को एक वैधानिक इकाई, ये चिंतन, यह दृष्टिकोण या ये अवधारणा जो है ये मानती है कि राज्य एक वैधानिक इकाई है जिसके द्वारा विधि का निर्माण किया जाता है और विधियों का पालन सुनिश्चित किया जाता है। सर हेनरी मैन, क्रैब, बेंथम, ऑस्टिन आदि इस अवधारणा के समर्थक है। फिर नेक्स्ट जो सिद्धांत है, लास्ट जो है, जिसको कहते हैं मार्क्सवादी अवधारणा राज्य की, मार्क्सिस्ट व्यू ऑफ स्टेट्स। तो ये अवधारणा जो है वो राज्य को मानव कल्याण की इकाई न मानकर शोषण का एक तंत्र मानते हैं। राज्य एक वर्ग संरचना है। व्यक्तिगत संपत्ति के उदय के साथ ही राज्य में वर्गों का निर्माण हो जाता है। राज्य साधन संपन्न और प्रभुत्व वर्ग के द्वारा अपने वर्गीय हितों के लिए संरक्षण हेतु निर्मित एक संस्था है। इस प्रकार राज्य नामक इस महत्वपूर्ण संस्था को विभिन्न विचारकों ने अपने अपने दृष्टिकोण से देखा। सावयव राज्य को एक शरीर के समान देखते हैं, तो वहीं समझौतावादी सिद्धांत या उपयोगितावादी जो चिंतक है वो राज्य को एक यंत्र या राज्य को एक मानव निर्मित इकाई के रूप में देखते हैं। वैधानिक उसे कानून निर्माण की संस्था के रूप में देखते हैं। तो मार्क्सवादी जो है वो एक शोषण के रूप में देखते हैं। इस प्रकार राज्य जो है राजनीति विज्ञान का महत्वपूर्ण कंपोनेंट, महत्वपूर्ण अवधारणा है। लेकिन राज्य क्या हो यह समय समय पर उसके स्वरूप के संबंध में विद्वानों में अलग अलग मत रहे हैं।